अश्वनी कुमार जो वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ वैद्य है, उनकी एक बार वंदना कर लेते हैं। रागादिरोगान सततानुसक्तान अशेष काय प्रसुतान शेषान औत्सुक्य मोहारति दान यो पूर्व वैद्याय नमस्तु तस्मै। नमस्ते सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरि। आयुर्वेद को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपना शारीरिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा जी। जब हमें शारीरिक स्ट्रक्चर की समझ होगी, शरीर की समझ होगी कि शरीर में कौन से दोष है, कौन से धातुएं हैं, कौन से मल है, उनके क्या कार्य है, जब हम ये समझ पाएंगे और जब उनके इस स्ट्रक्चर में गड़बड़ी रहेगी तो ही बीमारियां पैदा होती है। तो जिन साथियों के पास अष्टांग हृदय है वो अपना पेज नंबर 160 सूत्र स्थानम का 11वां अध्याय पेज नंबर 160 जहाँ पे कल हमने पढ़ना शुरू किया था, और जिन साथियों के पास अभी अष्टांग हृदय नहीं है तो वो उनके लिए कल ग्रुप में हमने वो टॉपिक भेज दिया था। गुरुदर्शन जी अभी स्क्रीन पे भी लगाए हुए हैं, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था शरीर को समझने के लिए कि शरीर में वात पित्त कफ 3 दोष, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र 7 धातुएं, और मल मूत्र और पसीना ये 3 मल है। तो 3 दोष 7 धातुएं और 3 मल शरीर को धारण करते हैं जी। इनके सहारे शरीर चलता है। अब वात पित्त कफ वो केवल दोष नहीं है जी। वात पित्त कफ अगर शरीर में बैलेंस है तो शरीर को धारण किए हुए है, तो वो धातुओं की तरह काम करते हैं। वो बिगड़ जाते हैं तो दोष है जी। तो वात पित्त कफ 3 दोष 7 धातुएं और 3 मल। फिर इसके बाद कल हमने पढ़ा था कि पंच महाभूत, जैसे कि हमारा शरीर और ये जो सृष्टि है पंच महाभूतों से बनी है जी। पंच महाभूतों में क्या है? पृथ्वी है, आकाश, अग्नि, वायु, जल। पृथ्वी से सृष्टि भी बनी है और हमारा शरीर भी बना है। आकाश सृष्टि में खाली भाग है और हमारे शरीर के अंदर जो खाली भाग है, जैसे कि नाक के अंदर खाली जगह है, कान के अंदर है, फिर आहार नली है, ऐसे ही हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं, यकृत है, प्लीहा है, हृदय है, महिलाओं में यूट्रस है, जितने भी ऑर्गन हैं इन सब ऑर्गन के अंदर भी स्पेस है, तो उसको बोलते हैं आकाश महाभूत जी। वायु को वात बोलते हैं, वायु को ही वात बोलते हैं। वात अपने शरीर को चलाने का काम करता है जी। वायु के सहारे हम जीवित हैं और वायु शरीर को चलाने का काम करता है। कल हमने वात के कार्य पढ़े थे। पित्त है जो वो शरीर का निर्माण करता है। निर्माण कैसे करता है? पाचन क्रिया करके जी। हमें भूख लगेगी, भूख लगने पे हम भोजन करेंगे। भोजन का पाचन कौन करता है जी? अग्नि या तेज महाभूत जिसको हम पित्त बोलते हैं, वो भोजन का पाचन करता है। भोजन का पाचन होगा तो फिर शरीर में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये 7 धातुएं बनती है जी। तो शरीर में 3 दोष 7 धातुएं और 3 मल। अब बात कर रहे हैं पंच महाभूतों की। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल क्या है जी? शरीर की चिकनाई। शरीर के हर एक ऑर्गन के अंदर चिकनाई है। हमारा शरीर फ्लेक्सिबल तभी है जब हर जोड़ में हर जगह पे अच्छी चिकनाई है। तो कफ शरीर को ताकत और बल देने का काम करता है। तो ये हमारे शरीर में पंच महाभूत और उनके कार्य हुए जी। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 160। जिन साथियों के पास अष्टांग हृदय है वो पेज नंबर 160, और बाकी साथी ग्रुप से टॉपिक पढ़ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जी 7 धातुएं कौन सी है और उनके कार्य क्या है जी। तो इसको पढ़ेंगे पेज नंबर 160। इस पे कोई भी साथी या अनुपम जी 7 धातुएं और उनके क्रम ये पढ़ दो। अब अष्टांग हृदय अगर हमने पढ़ना शुरू किया है तो सभी साथियों के पास अष्टांग हृदय होनी चाहिए। उसका क्या बेनिफिट होगा जी? जब हम रेगुलर आगे 6 महीने 1 साल पढ़ेंगे, हम जैसे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो
तो सब चीज़ें अच्छी लगेगी, लेकिन अगर शास्त्र नहीं होगा तो कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे। अगर आपके पास शास्त्र है, आपने एक बार क्लास लगा ली है, फिर इसकी रिकॉर्डिंग आपको चैनल पे मिलेगी। वहाँ से जब दिन में आप एक बार रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लोगे सामने शास्त्र रख के, फिर वो ज्ञान आपका अपना हो जाएगा जी, उसको कभी भूलोगे नहीं। और जो मैंने बताया है, अगर शास्त्र है तो वो तो आप लोगों को समझ ही आएगा। उसके अलावा जब आप उसमें स्वाध्याय करेंगे तो उसमें अपना ज्ञान भी आप फिर, क्योंकि हर व्यक्ति का हर चीज़ पे सोचने का नज़रिया अलग होता है। जैसे अब हम शाम वाली क्लास में, जो दूसरी क्लास चलती है उसमें पढ़ रहे हैं, तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि भाई किसी व्यक्ति में खून की कमी है तो क्या करेंगे जी, पहले उसकी भूख अच्छी करेंगे, फिर पाचन अच्छा करेंगे, उससे रस अच्छा बनेगा, फिर जाके खून अच्छा बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट दवाई दे देंगे और खून बढ़ जाएगा। अब इसमें कुछ साथी है जो केवल दीपन पाचन अनुलोमन के सहारे ही खून को अच्छा कर सकते हैं। कुछ साथी ऐसे होंगे जो दीपन पाचन के साथ साथ औषधियों का भी सहारा लेंगे। तो अपना अपना तरीका है। तो जब आप शास्त्र को पढ़ोगे क्लास में समझने के बाद, तो वहां से अपना व्यू भी बनेगा। और जब हम अपने तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो वही असली ज्ञान है जी। तो इसको पढ़ो, रस आदि सातों धातुओं के कर्म, रस आदि धातुओं के कर्म पढ़ो अनुपम जी। जी गुरु जी। रस आदि धातुओं के कर्म है। रस आदि 7 धातुओं के क्रम से ये प्रमुख क्रम है। एक एक का पढ़ना है और फिर डिस्कस करेंगे जी। एक एक का पढ़ना है, रुकना है जी। जी गुरु। रस का प्रवीणन, रक्त का जीवन। अभी रुको जी। जैसे कि हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं जी। ये धातुएं बनती कैसे है जी? पहले तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में पहुंचता है। तो खाना पेट में जाके दो ही काम करता है जी, या तो पचता है या सड़ता है। तो खाना जब भी खाएं वो हमेशा पचना चाहिए जी। यानी कि भोजन को नियमों के अनुसार ही खाना चाहिए, प्रकृति के अनुसार ही खाना चाहिए, ऋतु के अनुसार ही खाना चाहिए। क्योंकि खाना ने दो ही काम करने हैं। अगर पचेगा शरीर में तो फिर धातुएं बनेगी, सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा। तो भोजन जब भी खाएं वो हमेशा पचना चाहिए। भोजन को हमेशा इस टारगेट से खाना है, अपना निरीक्षण करना है कि जो मैंने खाया है वो पच गया है कि नहीं पच गया है। तो जब हम भोजन करेंगे, भोजन का पाचन होगा, पाचन होने पे उससे रस बनता है जी। जैसे एक मौसम्मी को या गाजर को हम मिक्सी में डाल देते हैं तो उससे जूस बनता है। ऐसे ही जब भोजन हमारे पेट में जाके पचता है तो उससे एक तरह का जूस बनता है जिसको हम रस बोलते हैं जी। वो रस क्या करता है, उसका कार्य शास्त्र में क्या बताया गया है? शास्त्र बोलता है कि रस का कार्य है जी प्रीणन देना। प्रीणन यानी कि पोषण देना जी। पोषण देना यानी कि ताकतवर बनाना, ताकतवर बनाना चीजों को। भोजन खाते किस लिए है जी? एनर्जी के लिए। तो जब भी भोजन खाएं वो पचना चाहिए, केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं खाना है। जब भोजन अंदर जाके पचेगा तो उससे रस बनेगा और वो रस हमें पोषण देने का काम करता है, ताकत देने का काम करता है, बलवान बनाने का काम करता है। तो मान लो यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, कोई व्यक्ति दुबला पतला है, दुबला पतला है, वो खा पी बहुत रहा है, खा पी बहुत रहा है लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ रहा है जी। चेहरे पे चमक नहीं है, रूखा सूखा है, उम्र और हाइट के हिसाब से वजन कम है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब देखते हैं कि शरीर कमजोर है तो सीधा आज के टाइम में क्या है जी, प्रोटीन का जमाना है, जाएंगे सीधा और वो खाना शुरू कर देंगे। जब ताकत भोजन से ही नहीं आ रही है तो बाहर की चीजों से कोई ताकत नहीं आएगी, बाहर की चीजें बीमार बनाने का ही काम करेगी जी। अब जब शरीर दुबला पतला है, खा पी भी बहुत रहे, तो वहां देखने की जरूरत है कि क्या हम खा पी ऐसा रहे हैं जो पोषण नहीं दे रहा है, या फिर खा पी हम इस तरीके से रहे हैं कि उसका पाचन नहीं हो पा रहा है, या फिर खाना हमारा है जो वो कोई ऐसे बर्तन में बन रहा है जहाँ पे उसकी पोषकता नष्ट हो गई है। तो अच्छा खा पी रहे हैं फिर भी शरीर में नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम महंगी से महंगी दवाइयाँ, रसायन और प्रोटीन वगैरह खाना शुरू कर दें। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सिस्टम है, उसमें गड़बड़ी है जी।
उसमें क्या गड़बड़ी है? अब हो सकता है कि असमय पे खा रहे हो जी। असमय पे मतलब समय क्या है जी भोजन का? भोजन पेट में जाके दो ही काम करेगा, या पचेगा या सड़ेगा। पचेगा तो शरीर में लगेगा, सड़ेगा तो बीमारियां पैदा करेगा। पचेगा तो शरीर में पहली धातु जिसको हम रस धातु बोलते हैं वो बनेगी और उससे शरीर का पोषण होगा जी। अब सुबह का जो टाइम है भोजन का, आप देखते हैं कि इस सृष्टि में हर प्राणी है, पशु पक्षी है, वो सुबह निकल सूरज उगते ही अपने भोजन की तलाश में चला जाता है जी। तो आयुर्वेद के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, 6 बजे से पहले मल त्याग हो जाना चाहिए, और फिर 7 से 9:30 के बीच में ये बढ़िया टाइम है, क्योंकि उस समय अग्नि सबसे अच्छी होती है जी, सूरज निकलने के साथ ही। फिर शाम का जो खाना है हमारा, वो आप देखते हैं कि सृष्टि में हर प्राणी है जो, वो सूरज छिपने के बाद कोई भी प्राणी अन्न या भोजन की तलाश में नहीं जाता है जी। तो हमने भी सूरज छिपने से पहले या आज का दौर देखें तो 7 बजे के आसपास भोजन कर लेना चाहिए। अगर समय पे हम भोजन करेंगे तो ही तो वो पचेगा, और पचेगा तभी रस धातु अच्छी बनेगी। रस धातु अच्छी बनेगी तो आगे फिर रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है, वो सभी धातुएं अच्छी बनेगी ही नहीं। और जब रस अच्छा बनेगा, उसका ही काम है शरीर को पोषण देने का, तो जब रस अच्छा ही नहीं बनेगा तो पोषण भी नहीं आएगा। तो भोजन समय पे होना चाहिए। आप जब देखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो रोगियों में हमें रोगी आज के रोगी ऐसे हैं जी, वो बीमार पड़ते ही सीधा डॉक्टर दवाइयों पे शुरू हो जाते हैं, और किसी भी रोग के लिए 10 साल 15 साल 20 साल दवाइयाँ खाते रहे, लेकिन रोग ठीक नहीं होता। ना रोगी को पता है कि मेरा रोग क्यों पैदा हुआ है, ना डॉक्टर इस पे बात करता है। तो हम जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो किसी भी रोगी में अगर शरीर में लग नहीं रहा है तो उसका हम हेतु देखेंगे कि हो सकता है वो समय पे ना खा रहा हो। फिर समय पे शाम का खाना हो सकता है वो 8 बजे खा रहा हो, 9 बजे खा रहा हो, 10 बजे खा रहा हो। तो उसका मतलब क्या है? वो खाने को केवल अंदर डाल रहा है जी, खाना पच नहीं रहा है। 80% लोग केवल इस वजह से बीमार रहते हैं कि जो उनके खाने का टाइम ठीक नहीं है, और उनका खाने का समय ठीक नहीं है, और वो अपनी भूख और प्रकृति के अनुसार नहीं खा रहे हैं। 80% लोग इसलिए बीमार रहते हैं। तो जब तक उसके खाने का सिस्टम ही नहीं ठीक होगा, शरीर बना है खाने के लिए जी, और जब खाने के लिए ही टाइम नहीं है तो फिर हम जी किस लिए रहे हैं जी। तो पहला, खाने का समय ठीक होना चाहिए। फिर आजकल ब्रांड चला हुआ है कि जी मल्टीग्रेन का, यानी बहुत से आटे मिक्स करके खाते हैं, या एक ही समय में रोटी भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, चावल भी है, उसके साथ सब्जी भी है, तो इतना सारा खा रहे हैं। आयुर्वेद ऐसा बोलता है जी कि आप एक समय में एक ही तरह का खाओ। मान लो आप में से किसी ने अभी आइसक्रीम खाई है और 10 मिनट बाद ही आपको कॉफ़ी पिला दें, तो पेट किसको पचाएगा जी? किसी को भी नहीं पचाएगा, क्योंकि दोनों के गुण धर्म और प्रकृति अलग अलग है। इसी तरह से जब हम कई तरह का आटा मिक्स करके खाते हैं, या कई तरह के फ्रूट एक समय में खाते हैं, या एक ही समय में रोटी भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है, खीर भी है, उसमें कई तरह के भोजन एक ही समय में है, तो उससे क्या है, उन सब की प्रकृति अलग अलग होने से अब पेट कंफ्यूजन में है कि किसको पचाए जी। कोई भारी हो सकता है उसमें, कोई हल्का हो सकता है, कोई रूखा हो सकता है उसमें, कोई तरी वाला हो सकता है। तो ऐसे में क्या है, समय के साथ साथ जो हमारे पेट की पाचन अग्नि है, जठरा अग्नि है, वही मंद हो जाएगी जी। फिर वहाँ पे जब वो मंद हो जाएगी तो क्या होगा, भोजन पेट में जाके दो ही काम होते हैं, या पचता है या सड़ता है। अब सड़ेगा तो बीमारियां जी, अग्नि कमजोर होगी तो भी सड़ेगा, असमय पे खाएंगे फिर भी सड़ेगा, और भूख के अनुसार नहीं खाएंगे तो भी सड़ेगा जी। तो पहला सिस्टम ये है कि जी शरीर खाने के लिए बना है, और खाना जब भी खाएं पचना चाहिए, जब पचेगा तो शरीर में रस बनेगा जी, और ये रस पोषण देने का काम करता है। दूसरी धातु के बारे में पढ़ा है, जब हम भोजन करते हैं तो वो अंदर जाके पचता है तो रस बनता है, रस से फिर शरीर में रक्त बनता है, रक्त को खून बोलते हैं जी। जो खून है उसको जीवन बोला गया है जी। हमारा जो रक्त है उसके अंदर पांचों महाभूत होते हैं जी।
अब हम जिस तरह का खान पान का सेवन करेंगे उसी तरह के उसमें या वायु बढ़ेगी, या उसमें पित्त बढ़ेगा, या उसमें कफ बढ़ेगा। तो ये वात पित्त कफ इनमें से कोई भी बढ़ सकता है जिस प्रकार का आहार विहार का सेवन करेंगे। तो रक्त को जीवन बोला गया है। जो रक्त है वो जीवन देने का कार्य करता है। रक्त अगर अधिक निकल जाए शरीर से तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और रक्त के अंदर हमारे पांचों महाभूत होते हैं। तो रक्त को हम देख के, किसी भी व्यक्ति के चेहरे को देख के हम ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कौन से दोष बढ़े हैं। वो आने वाली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आगे गुण इसके पढ़ेंगे। वायु है, अगर किसी के शरीर में वात बढ़ा है तो उसका चेहरा क्या होगा? रूखा होगा, सूखा होगा जी, ओजहीन तेजहीन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हम बोल देते हैं कि आपके शरीर में वात बढ़ा है या पित्त बढ़ा है या कफ बढ़ा है, उसका आधार क्या है जी? कैसे मानने कि इसका वात बढ़ा है? तो वात पित्त कफ के अपने अपने गुण हैं जी। जैसे वात के गुण हैं, रुक्स गुण है, खर गुण है, लघु, चल, सूक्ष्म, शीत। अब ये रुक्स क्या है? रुक्स मतलब रूखापन, खर मतलब खुरदरापन, लघु मतलब हल्कापन, उम्र और हाइट के हिसाब से वजन कम होना, शीत मतलब शरीर में ठंड बढ़ जाना, शरीर जकड़ जाना, चल मतलब है कि शरीर में वायु का वेग और चंचलता अधिक बढ़ जाना जी। जब हमारे शरीर में वात बढ़ता है तो वो अपने गुणों के साथ बढ़ता है जी। मान लो एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन में चिकनाई खाता ही नहीं है जी, दूध पीता ही नहीं है, तो उसके शरीर में चिकनाई नहीं जाएगी, तो उसके अंदर रुखापन ही बढ़ेगा। रुक्ष गुण यानी कि शरीर में रुखापन बढ़ना। जब रुखापन लंबे समय तक बढ़ा रहेगा तो वहां पे खुरदरापन भी उसमें आएगा जी, खुरदरापन भी बढ़ेगा। आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई लड़का ऐसा है जिसकी उम्र और हाइट के हिसाब से वजन नहीं है, हो सकता है वो रूखा सूखा ही खा रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे कि उसके अंदर लघु गुण है जी, उम्र और हाइट के हिसाब से वजन ना होना। रुक्ष गुण क्यों बढ़ेगा? शुद्ध चिकनाई का सेवन ना करने से। अब शुद्ध चिकनाई क्या है? गाय का दूध, ओजवर्धक गाय का दूध और गाय का घी। अब आप बोलेंगे कि हजम नहीं हो रही है, तो उसमें आयुर्वेद में आगे आगे हम पढ़ेंगे। अगर किसी को चिकनाई हजम नहीं हो रही है तो पहले उसका दीपन अच्छा करना है, यानी भूख अच्छे से लगे, फिर पाचन अच्छा करना है, फिर उसको चिकनाई खिलाना है। जब दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा होगा तो उसका खाया हुआ खाना पचेगा और वो चिकनाई उसको परेशानी नहीं करेगी। अगर किसी के अंदर रूखापन बढ़ा है, खुरदरापन बढ़ा है, चिकनाई नहीं खाता है, अब चिकनाई खानी चाहिए ऐसा सोच के अगर वो चिकनाई आज ही शुरू कर दे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि पहले शरीर को उसके लायक बनाना पड़ेगा कि वो चिकनाई अच्छे से पचेगी तो ही फिर अच्छा रस बनेगा, अच्छा रक्त बनेगा। अब वात के ये गुण हैं। कफ के गुण हैं, गुरु है यानी उम्र और हाइट के हिसाब से अधिक वजन होना। गुरु है, स्निग्ध है, सांदर है, पिछिल है, स्थूल है, मंद है। इनको आने वाली कक्षाओं में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक व्यक्ति जिसका चेहरा रूखा सूखा है तो वहां हम बोलेंगे कि इसके शरीर में वात बढ़ा है गुणों के आधार पे। एक व्यक्ति जो भारी है शरीर से, चेहरे पे भी उसमें क्या है, जिस चेहरा भी भारी है और उसमें सफेदीपन है, तो ये कफ के गुणों के लक्षण है, तो इनके आधार पे हम बोलेंगे कि कफ बढ़ा है। ऐसे ही पित्त वाले में जब उसके चेहरे पे पीलापन है, चेहरे पे, नाखून पे, नेत्र पे, त्वचा पे, मूत्र में, तो हम इसमें देखेंगे पित्त के गुण बढ़े हैं जी। तो रक्त को जीवन बोला गया है। रक्त शरीर के लिए जीवन देने का कार्य करता है और रक्त के अंदर पांचों महाभूत होते हैं। किसी के शरीर में क्या बढ़ा है वो चेहरा देख के हमें पता चल जाता है जी। तो रस शरीर को पोषण देने का काम करता है, रक्त शरीर के लिए जीवन देने का काम करता है। आगे पढ़ो जी। मांस का लेपन अर्थात अस्थि समूह का लेपन कर उसे स्थिर बनाए रखना। भोजन है जो पेट में जाके पचता है तो उससे पहले रस धातु बनती है जी। रस वो शरीर को पोषण देता है। रस से फिर आगे खून बनता है जी, वो शरीर के लिए जीवन का कार्य करता है। फिर आगे तीसरी धातु मांस बनती है जी। मांस, मांस का आप सभी को पता ही है। जो मांस है वो हड्डियों को ढकने का कार्य करता है जी। आगे पढ़ो जी।
मेदा से का स्नेह संपूर्ण शरीर को स्निग्ध बनाए रखना। भोजन करना क्यों जरूरी है जी? क्योंकि शरीर को एनर्जी मिलेगी। जब भी भोजन करें वो पचना चाहिए। जब भोजन अंदर जाके पचेगा तो पहली रस धातु अच्छी बनेगी, उससे फिर रक्त अच्छा बनेगा, रक्त से फिर मांस अच्छा बनेगा, मांस से फिर चौथी धातु बोलते हैं मेद को जी। मेद क्या है? पूरे शरीर की चिकनाई जी, हमारे पूरे शरीर की शुद्ध चिकनाई। अब ये मेद क्यों जरूरी है? आप देखते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, इस तरह की शिकायत है। क्यों? क्योंकि उनके जोड़ों की, घुटनों की, हर ज्वाइंट की जो चिकनाई है वो कम हो गई है। दुबले पतले व्यक्तियों में चिकनाई कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उम्र के हिसाब से जी। तो उनका मेद कम हो गया है। मेद क्या करता है? हर एक ज्वाइंट को और पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है जी। जितनी अच्छी, जैसे कि आप लोगों के सामने दो लकड़ी है जी, एक के ऊपर हम हर रोज चिकनाई लगा रहे हैं, एक सूखी है, तो उसमें से हम देखेंगे कौन सी जल्दी टूटेगी? जो सूखी है वो जल्दी टूटेगी, जो जिस पे चिकनाई लगा रहे हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो मेद है हमारे पूरे शरीर की चिकनाई, जो शरीर को फ्लेक्सिबल बनाए हुए है जी। अब मेद पूरे शरीर की चिकनाई है। हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन में जो मेद है एक सूक्ष्म लेवल पे एक लेयर प्रोवाइड करवाता है। अब हम जब भी भोजन करें तो भोजन के अंदर हमारे हर समय के भोजन में 1 चम्मच 2 चम्मच का गाय का घी होना अनिवार्य है जी। क्यों अनिवार्य है? आज के टाइम में डॉक्टर बोल देते हैं चिकनाई नहीं खानी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड, ये सब आपको आज के जो आधुनिक डॉक्टर हैं वो बोलते हैं। लेकिन मेद क्या है? संपूर्ण शरीर की चिकनाई, उसके सहारे ही फ्लेक्सिबल रहता है शरीर। अगर किसी व्यक्ति को चिकनाई नहीं पच पा रही है तो हमने उसका शरीर ऐसा बनाना है ताकि उसका भूख अच्छा हो, पाचन अच्छा हो, उसको चिकनाई पचने लगे, और फिर उसको गाय का घी देना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है जी? आप देखते होंगे कि अगर कई बार व्यक्ति दीवार पे पेशाब करने लग जाए तो वहां पे क्या होता है? दीवार खरने लग जाती है जी। दीवार खरने लग जाती है, यानी कि हमारा जो मूत्र है उसमें इस तरह के टॉक्सिन है। लेकिन सवाल ये है कि फिर हमारे शरीर के ऑर्गन कैसे बचे हैं? किडनी उससे कैसे बची है? बाकी ऑर्गन, मूत्राशय कैसे बचा है उससे? हम विवाह शादी में कई बार भारी भोजन कर लेते हैं। अपने पेट का जो पाचक पित्त है, एसिड है जो, वो इतना स्ट्रोंग है कि वो खाने के टुकड़े टुकड़े को पचा देता है। फिर उसी एसिड से, उस एसिड को बचाने वाला लीवर कैसे बचा है? उससे हमारी आंतें कैसे बची है? उससे हमारा पित्ताशय कैसे बचा हुआ है? तो जो ये मेद है, मेद, ये हर एक ऑर्गन के अंदर एक लेयर प्रोवाइड करवा रहा है जी। उस शुद्ध चिकनाई के सहारे, उस ऑर्गन के सहारे, जैसे कि मान लो अभी आपके फरस पे आपने तेजाब डालना है, तो आप डालेंगे तो उसका डायरेक्ट फरस के ऊपर असर पड़ेगा। अगर आपने पहले वहां पे चिकनाई डाल दी है फिर आप कोई तेजाब डालोगे तो उसका डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से जो मेद है वो हर एक ऑर्गन को एक लेयर प्रोवाइड करवा रही है। तो जब भी हम खाना खाएं तो खाने में 2 चम्मच गाय का घी दाल सब्जी में होना जरूरी है, और दाल सब्जी हमेशा तरी वाली खानी है जी। आज के टाइम में हर घर में, हर रोगी के अंदर ये देखते हैं कि उनके घर में मैक्सिमम सूखी सब्जियां बनती है। अब अगर हर समय सूखी सब्जी ही बनेगी तो वो तो शरीर को सुखाएगी ही जी। सुखाएगी तो शरीर में दर्द होगा ही होगा जी। फिर डॉक्टरों के कितने भी चक्कर लगाते नहीं, वो ठीक नहीं होगा। आजकल में ट्रेंड ऐसा है सूखा खाने का, तो जितना सूखा खाएंगे उतना ही शरीर में दर्द जी। हर समय दाल सब्जी तरी वाली खानी है, उसमें 2 चम्मच गाय का घी डालना है। क्यों डालना है? ताकि अंदर की जो शुद्ध चिकनाई है, अंदर का मेद है, वो अच्छा रहे जी। वो अच्छा रहेगा तभी एक हर एक ऑर्गन सुरक्षित रहेंगे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं? खाने के साथ पानी पीते हैं। तो खाने के साथ पानी पीते हैं तो अंदर की हमारी जो जठराग्नि है उसका पाचन करती है, तो वो मंद पड़ जाएगी, उनका तो खाना सीधा सीधा सड़ेगा जी। अब कई लोग क्या करते हैं? खाने के साथ लस्सी पीते हैं या छाछ पीते हैं जी। वो भी सही नहीं है। वो सही क्यों नहीं है जी? दो कारण हैं।
एक तो ये कि हमारे भोजन में शुद्ध चिकनाई होना अनिवार्य है, 1 चम्मच या 2 चम्मच, हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार और ऋतु के अनुसार जी। जब चिकनाई होनी अनिवार्य है जिससे अच्छा मेद बनेगा, अगर बाहर से नहीं खाएंगे तो अंदर वाला जब तक है तो शरीर काम चलाएगा, नहीं तो फिर जल्दी ही बुढ़ापा जैसे लक्षण दिखाई देंगे जी। तो भोजन में जब चिकनाई खानी जरूरी है, मान लो दाल सब्जी में आपने घी डाल लिया है, उसके साथ आपने लस्सी ले ली है, तो लस्सी और घी का मेल नहीं है जी। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा अपने जीवन में कि आपने लस्सी में घी डाल के पिया है। हाँ, गर्म दूध और घी का मेल है। तो अगर हम खाने के साथ लस्सी ले रहे हैं और खाने में घी है, तो खाने का जो टारगेट है अच्छा रस बनना, अच्छा रक्त बनना, अच्छा मेद बनना, अंदर की जो शुद्ध चिकनाई बनना, वो पूरा नहीं हो पाएगा। वो पूरा नहीं हो पाएगा तो आने वाले समय में जल्दी ही शरीर में, चेहरे पे रूखापन, सूखापन, ओजहीन, तेजहीन, बाल कमजोर पड़ जाना, नाखून कमजोर पड़ जाना, जल्दी ही जॉइंट्स में दर्द होना, कमर में दर्द होना, या हर ऑर्गन में दर्द की समस्या बढ़ती चली जाएगी। आप बोलेंगे जी मैं तो बिल्कुल ठीक है, मेरा तो खाना पीना बड़ा अच्छा है, मैं तो खाने के साथ पानी नहीं लेता हूँ, चाय नहीं लेता हूँ, दूध नहीं लेता हूँ। हाँ, लस्सी ले लेते हैं, लस्सी में क्या बुराई है? लस्सी में भी ये बुराई है जी कि लस्सी का कॉम्बिनेशन नहीं है। अब सवाल आएगा कि फिर लस्सी कब पिए? खाना जब खाया है, 1 घंटे तक जब उसका पाचन होगा, घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे तक आपको प्यास लगेगी जी। तो प्यास को पानी पी के आपने शांत करना है, तृप्त करना है। जब प्यास शांत हो जाएगी तो उसके बाद जब वो पच चुका हो पानी पिया हुआ, तब आप अकेली लस्सी पी सकते हैं। तो खाने के साथ ना लस्सी लेनी है, ना सलाद लेना है जी। आज के टाइम में इतना ज्ञान भरा पड़ा है जी यूट्यूब के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर, कि ना तो आपको शास्त्रों को पढ़ने की ज़रूरत है। अब पुराने टाइम में क्या होता था, जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता था, हम उसे ज्ञानी मानते थे और उसका अनुसरण करते थे। आज क्या है, सुबह उठे हैं, फ़ोन खोला है तो व्हाट्सएप पे ज्ञान भरा पड़ा है जी। तो शास्त्रों की तरफ जाने का समय ही नहीं है, क्योंकि जिस कार्य के लिए आपको शास्त्रों की तरफ जाना चाहिए, वो तो सुबह उठते ही आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भरा पड़ा है। अब उसमें सही क्या है जी? कोई व्यक्ति बोलेगा कि आप खाने से पहले अच्छा सा फ्रूट खाओ, अच्छा सा फल खाओ, फिर खाना खाओ। ये सीधा सा ही गलत है जी, क्योंकि दो तरह का अन्न यहाँ पे हम खा रहे हैं। अगर सलाद खा रहे हैं तो वो क्या है, कच्चा है जी। उसके बाद भोजन खा रहे हैं तो वो क्या है, संस्कारित खाना है जी। संस्कारित खाना मतलब आपने दाल सब्जी अपने घर में बनाई है, तो दाल सब्जी जो बनाई है उसमें आपने छोंक लगाया है जी, धनिया का, जीरा का, अजवाइन, लहसुन, प्याज, इन सब का। तो ये सब क्या करते हैं, इन सब से आपने घी डाल के फिर छोंक लगाया, तो खाना संस्कारित होता है। संस्कारित होने का मतलब है कि वो पचने में आसान हो जाता है, जल्दी पचने वाला हो जाता है जी। एक आपको दाल ऐसी दे दी खाने के लिए जिसमें कोई छोंक नहीं लगा है जी, वो आपको भारी लगेगी, उसमें रुचि पैदा नहीं होगी। एक दाल आपको ऐसी दे दी है जिसमें बढ़िया सा छोंक लगाया गया है, तो जिसमें संस्कार डाला गया है, जिसमें छोंक लगाया गया है, वो आसानी से पचेगी, वो आपकी अग्नि को भी अच्छा रखेगी और वो जल्दी से पचेगी और जल्दी से रस में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ जो आपके पास दाल है जिसमें कुछ भी नहीं है, वो भारी है जी, वो आपकी वो रुचि भी खत्म कर देगी आपकी। धीरे धीरे उसको खाते चले जाओगे तो अरुचि पैदा हो जाएगी। तो खाने के साथ सलाद बिल्कुल नहीं खाना है, खाने से पहले बिल्कुल भी सलाद नहीं खाना है। कितनी पहले और कितने बाद में? आयुर्वेद ऐसा बोलता है जी कि जब हमारा पहला भोजन जो हमने किया है, चाहे वो सलाद किया हो या फ्रूट लिए हो या हमने फिर रोटी सब्जी, दाल सब्जी जो भी हमने खाई है, जब ये पूरी तरह से पच चुका हो, तभी अगला ठोस या गुरु आहार लेना है। मान लो जैसे कई रोगी ऐसे आते हैं, रात को वो खाने के साथ ही दूध लेते हैं। अब दूध भी अपने आप में संपूर्ण आहार बोला गया है जी। तो खाना जब पचे को 2 घंटे हो गए हो कम से कम, तब शाम को दूध पीना चाहिए जी, क्योंकि दूध संपूर्ण आहार है। तो इस तरह से ये छोटी-छोटी गड़बड़ियाँ। आप बोलेंगे कि फ्रूट खाना तो कोई बुराई नहीं है, सलाद खाना तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बाहर का नहीं खा रहे हैं, कोई फ़ास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, और खाने के साथ लस्सी पीना भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन इन सब से हो क्या रहा है जी?
शरीर को जो अंदर शुद्ध चिकनाई मिलनी चाहिए भोजन से, वो अगर आप खाने के साथ लस्सी ले रहे हो तो नहीं मिलेगी। अगर आप खाने के पहले या बाद में सलाद ले रहे हो तो भी नहीं मिलेगी। अगर आप खाने से पहले या बाद में फ्रूट आदि ले रहे हैं तो भी वो अलग तरह का भोजन हो जाएगा जी। तो एक समय में एक ही तरह का खाना वो अच्छे से पचेगा तो अच्छा रस बनेगा, अच्छा रक्त बनेगा, अच्छा मांस बनेगा, अच्छा मेद बनेगा। अगर शरीर के हर एक ऑर्गन को अच्छा रखना है, हर एक ऑर्गन को, तो खाना समय पे खाना है, पचना चाहिए। तरी वाली दाल सब्जी खानी है, उसके अंदर शुद्ध ओज, शुद्ध चिकनाई ओजवर्धक गाय का घी अवश्य डालना है, 1 चम्मच 2 चम्मच, अपनी प्रकृति या शरीर के दोष के हिसाब से। तब वो खाना पचेगा तो मेद बनेगा जी, मेद, जो हमारे संपूर्ण शरीर की शुद्ध चिकनाई है। फिर हमारा असली खाने का जो टारगेट है वो पूरा होगा। और जो लोग चिकनाई खाते ही नहीं है, दूध पीते ही नहीं है, घी खाते ही नहीं है, तो उनमें तो बुढ़ापा आना ही है। अगर वो दुबले पतले हैं, उनको कोई बीमारी है, चिकनाई नहीं खा रहे हैं, एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उनका शरीर एक सूखी लकड़ी की तरह दिन प्रतिदिन सूखता ही चला जाएगा जी। तो मेद संपूर्ण शरीर की चिकनाई है जी। अगला पॉइंट पढ़ो जी। अस्थि का धारण करना। भोजन करने से रस बनता है जी, रस से फिर खून बनता है जिसको रक्त बोलते हैं, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर मेद से शरीर में अस्थियां बनती है। अस्थियां मतलब हड्डियां, हड्डियां जो हमारे शरीर को धारण किए हुए हैं, जो हमारे शरीर को स्ट्रक्चर और ढांचा प्रदान किए हुए हैं जी। तो भोजन पचने से रस, रक्त, मांस, मेद और अस्थि, अस्थियों का काम है शरीर को ढांचा देना जी। अगला पढ़ो जी। मज्जा का अस्थियों की पूर्ति करना। हड्डियों के भीतर जो सनीद पदार्थ पाया जाता है वही मज्जा है। उसके अभाव में अस्थियों तथा अस्थि संधियों में पीड़ा का अनुभव होने लगता है। अब कई वृद्ध व्यक्ति ऐसे बोल देते हैं कि जी मेरी तो हड्डियों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तो इसको कैसे ठीक करोगे जी? क्या दवाई खाने से हड्डियों का दर्द ठीक हो जाएगा? हड्डियों का दर्द है किसके अंदर है जी? दुबले पतले व्यक्ति के अंदर। तो वहां पे क्या है, उसका रस अच्छा नहीं बन रहा है, खून अच्छा नहीं बन रहा है, मांस अच्छा नहीं बन रहा है, मेद अच्छा नहीं बन रहा है, फिर मेद के बाद की अगली धातु अस्थि नहीं बन रही, अच्छी बन रही है, और फिर अस्थियों के अंदर की जो शुद्ध चिकनाई है, अस्थियों के अंदर की जो चिकनाई है जिसको मज्जा बोलते हैं, वो भी अच्छी नहीं बन रही है। जब मज्जा भी अच्छी नहीं बन रही है तो हड्डियों में तो दर्द होगा ही। और उसका समाधान केवल ऐसा नहीं है कि आप उसको कैल्शियम खिलाना शुरू कर दो, इसलिए तो लोग ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम बेसिक चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते हैं जी। 80% बीमारियां भोजन की गड़बड़ी से है आज के समय में। अगर भोजन का तरीका ठीक हो जाए, भोजन पचना शुरू हो जाए, तो 80% लोग तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे जी। और जब 80% लोगों का ये सिस्टम बिगड़ा रहता है, क्योंकि शरीर बना है भोजन के लिए, और भोजन हमें पता ही नहीं है क्यों खा रहे हैं, हम तो केवल पेट भरने के लिए खाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि भोजन से शुद्ध चिकनाई भी शरीर को मिलनी चाहिए, जिससे अच्छा मेद बनेगा, अच्छी अस्थियां बनेगी, अच्छा मज्जा बनेगा। हम तो जैसा मिला, जिस समय पे मिला, जैसे कचरे के डिब्बे में कभी भी कुछ भी डाल दो जी, उस तरह से डाल देते हैं। आज के टाइम में इतनी बीमारियां हैं जी, इतनी बीमारियां हैं कि हर घर में आपको रोगी मिल जाएंगे, 2-3 रोगी आराम से मिल जाएंगे। सबकी दवाइयाँ चल रही है, 5-5, 10-10 साल से भी दवाइयाँ चल रही है। बंद क्यों नहीं हो रही? क्योंकि किसी को यही नहीं पता है कि भोजन किस बर्तन में बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, किस समय पे खाना है, किस तरीके से खाना है, खाने में चिकनाई लेनी है कि नहीं लेनी है। जो आपका आजकल का दोस्त है व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ तो आपको मिलेंगे कि नहीं 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 चिकनाई नहीं खानी है, आप केवल सलाद ही खाते रहो, कच्चा ही खाते रहो, आप केवल फ्रूट ही खाते रहो। तो इस तरह से जब आपको इस तरह का ज्ञान मिलता है, आप भ्रमित होते हैं, तो यही बीमारियों का कारण है जी। तो किसी की हड्डियों में दर्द है तो हमने क्या करना पड़ेगा, उसका पाचन अच्छा करना पड़ेगा, खाने का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, अच्छा रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, जब ये धातुएं अच्छी बनेगी तो जाके उसका दर्द ठीक होगा जी। आगे पढ़ो जी।
तथा शुक्र का गर्भ उत्पादन गर्म होता है। जो शुक्र है, शुक्र ये हमारे शरीर की 7वीं धातु है जी। भोजन पचने से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और फिर जाके बनता है शुक्र। शुक्र से जिससे कि गर्भ ठहरता है जी, गर्भ कंसीव होता है शुक्र के सहारे। और ये शुक्र जितना अच्छा होगा उतना ही फिर आगे हमारे शरीर में शुक्र का जो उपधातु बोला गया है ओज, ओज मतलब कि हमारी जीवनीय शक्ति, जीवनीय शक्ति को ओज बोला गया है। ओज डिपेंड करता है, जितना अच्छा ओज होगा उतना ही हमारे चेहरे पे चमक होगी, उड़ता उतना ही हमारे अंदर वीरता पराक्रमकता के भाव होंगे। तो ओज हमारा हमारी जीवनीय शक्ति है जी, वो डिपेंड करता है कि शुक्र कितना अच्छा है। आजकल रोगी ऐसे आते हैं जी कि जिनको नील शुक्राणु मिलते हैं या कम शुक्राणु मिलते हैं, या शुक्राणु में क्या है जी, स्लगिशनेस है। तो इन सब में क्या है, एक ही तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है जी कि सबको उठा के ऐसी औषधियाँ दे दे जो शुक्र को बढ़ाने का काम करती हैं। एक व्यक्ति जिसका खाने का सिस्टम ही ठीक नहीं है, आप उसको कितनी भी बड़ी बड़ी दवाइयाँ, शतावरी है, सफ़ेद मुसली है, अश्वगंधा है, कोंच बीज है, तालम खाना है, गोखरू है, शिलाजीत है, कुछ भी उठा के दे दो, जब तक उसका भोजन ठीक नहीं है तो कोई भी दवाई उसको ठीक करने वाली नहीं है जी। तो जब भोजन अच्छा होगा उससे अच्छा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और फिर अच्छा शुक्र बनेगा। फिर जाके वो सब जो दवाइयाँ हैं शुक्र को बढ़ाने का काम करती है, वो तब जाके काम करेगी। तो ऐसे रोगी मिलते हैं, दुबला पतला शरीर है, चिकनाई, खाते नहीं है, दूध पीते नहीं है, 4-4 साल से कंसीव नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बात करते हैं तो दूध घी क्यों नहीं लेते कि डॉक्टर ने मना किया है। तो एक सीक्वेंस है जी। अब भोजन करना क्यों जरूरी है, जब तक हमें वात, पित्त, कफ, 7 धातुएं, इनके कार्य, 3 मल, उनके कार्य, जब तक इसकी समझ होगी ही नहीं तो अकेले दवाइयों से चिकित्सा नहीं होगी। क्योंकि हमें जो समस्या बनती है, किसी में खून नहीं बन रहा है, किसी में जोड़ों में दर्द है, कट कट की आवाज आ रही है, घुटनों में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, किसी को हड्डियों में दर्द है, किसी का गर्भ कंसीव ही नहीं कर रहा है। आज के टाइम में हम सबकी मेंटलिटी ऐसी है कि बीमार पड़े और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ शुरू कर दी, ना हम पूछते हैं ना डॉक्टर बताता है। अब खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो कोई समाधान नहीं निकलता। क्योंकि शरीर भोजन के लिए बना है जी, भोजन का पाचन हो नहीं रहा है, भोजन हम जिस तरीके से करना चाहिए नहीं करते हैं, तो फिर उससे शरीर में बीमारियां होती है जी। तो ये हो गई जी 7 धातुएं। वात, पित्त, कफ क्या है, 7 धातुएं क्या है, पंच महाभूत क्या है, ये अभी तक हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक किसी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। अगर सवाल नहीं है, हाँ जी, अब आपको पंच महाभूत बोला ना। हाँ जी, पंच महाभूत पंच महाभूत क्या है जी, वो बताना जी एक बार, ये करें। बताओ अनुपम जी एक बार। देखिए जी, पंच महाभूत जो है ना जी, 5 प्रकार के महाभूत हैं। 5 चीजों को महाभूत कहा है, उनको भूत भी कहते हैं वैसे तो, लेकिन पंच महाभूत भी कहा उनको। तो वो कौन कौन से महाभूत हैं? आकाश जो है ये एक महाभूत है, सबसे बड़ा आकाश महाभूत है। और उसके बाद जो है, एक मिनट, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ जी। पंच महाभूत क्या है जी, आपने सृष्टि में देखा है जी। सृष्टि में आप देखते हैं कि पृथ्वी सृष्टि में है, पृथ्वी है, सृष्टि में आकाश है, सृष्टि में वायु बहती है, सृष्टि में अग्नि है जो सूरज से मिलती है, और सृष्टि में जल है जी। तो ये पंच महाभूत है, इन पंच महाभूतों से ही सृष्टि बनी है और इन पंच महाभूतों से ही अपना शरीर बना है जी। पंच महाभूतों में पृथ्वी से अपना शरीर बना है, आकाश शरीर के अंदर का खाली भाग है, वायु शरीर को चलाने का काम करती है जिसको वात बोलते हैं, पित्त शरीर का निर्माण करता है, पाचन क्रियाएं करके धातुएं बनाता है, और
पित्त को ही अग्नि बोलते हैं और जल शरीर में ताकत देने का काम करता है। तो इन्हीं पंच महाभूतों से सृष्टि चलती है और इन्हीं पंच महाभूतों से हमारा शरीर चलता है जी। हुआ जी क्लियर? अगला पॉइंट पढ़ दो अनुपम जी, एक बार वक्तव्य और पढ़ दो इसका जो वक्तव्य जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी आपने बोला भाई खाना खाने के साथ में लस्सी दूध पानी कुछ नहीं लेना। हाँ जी। ये जी हम पहली बार सुन रहे हैं और कुछ अटपटा लगा जी, इसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण किया जाए। लस्सी का तो खास कर किया जाए, क्योंकि हमने राजीव दीक्षित को सुना, ज्यादा पढ़िया तो नहीं है अष्टांग हरण, लेकिन राजीव दीक्षित जी बार बार इसको एक ही बात कहते हैं, लस्सी ही ले सकते हैं हम और अन्यथा कुछ नहीं। अब आपने कभी किसी को ऐसा देखा है जी कि लस्सी के अंदर घी डाल के पिया हो? नहीं, लस्सी के अंदर घी डालकर तो नहीं मैंने देखा जी। हाँ, अभी आप एक बार सुनो कि लस्सी क्यों नहीं लेनी है जी। हमने पढ़ा कि भोजन करना क्यों है जी, क्योंकि जब भोजन पचेगा तो शरीर में 7 धातुएं बनेगी जी। भोजन पचने से 7 धातुएं, रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मेद बनेगा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब मेद क्या है जी? पूरे शरीर की चिकनाई। हमारे जोड़ है, हमारे ज्वाइंट्स है, वो तभी तो काम कर रहे हैं जब इनके अंदर चिकनाई है। अगर चिकनाई ही ना हो तो इनका जो ग्रीस है एक तरह से वो खत्म हो जाएगा, ये कट कट की आवाज भी आएगी, दर्द भी करेगी। और शरीर के जिस जिस ऑर्गन से चिकनाई खत्म होगी वहीं पे दर्द होगा जी। अब भोजन हमारा तरी वाला होना चाहिए, दाल सब्जी, उसमें 2 चम्मच गाय का घी डाल के लेना है। जब घी ले रहे हैं तो उसके साथ लस्सी लेंगे तो फिर वो उसी तरह से हो जाएगा जैसे लस्सी में हम अगर घी डाल के पिए तो वो क्या करेगा, घी का पचन नहीं होगा जी। गर्म दूध में तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि रात को सोते समय भी दूध डाल के पीते हैं, क्योंकि गर्म दूध जो है वो गर्म होने के कारण घी को जल्दी पचाने का काम करेगा। या फिर गर्म पानी में भी घी डाल के पिलाया जाता है, क्योंकि घी को पचने के लिए अग्नि चाहिए जी। अब हम जब लस्सी पीते हैं तो लस्सी में क्या है जी, जलियांश है। सलाद में क्या है, जलियांश है। तो खाने में जब हमने घी डाला है तो खाने के साथ पानी क्यों नहीं पीना है जी? क्योंकि पानी, शीतल पानी और घी का मेल नहीं है। लस्सी और घी का मेल नहीं है, क्योंकि लस्सी में भी ज्यादातर जलियांश है। और सलाद और घी का भी मेल नहीं है खाने के साथ। तो ये है जी, खाने से शरीर को शुद्ध चिकनाई मिलनी चाहिए और घी को पचने के लिए उसके साथ ऐसा द्रव्य चाहिए जो उसकी अग्नि को और बढ़ाए, यानी खुद पाचन करने वाला हो। आप कुछ दिन घी में अगर लस्सी में घी डाल के पी के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जी घी का पाचन नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं लेनी है जी, क्योंकि खाने में घी डालने तो लस्सी नहीं लेनी है जी। अब क्या बोलेंगे जी आप? नमस्कार सर जी, मैं नवादा से सचिन कुमार बोल रहा हूँ। हाँ जी। जी हेलो सर जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, ये जो है आप ट्राइग्लिसरीन और ये तेल के बारे में जो बता रहे थे, घी जैसे दूध मखाना, तो जिसकी ट्राइग्लिसरीन या कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है तो वो तो परहेज कर देता है। वो बढ़ता क्यों है जी? कोलेस्ट्रोलियन ट्राइग्लिसराइड है क्या वो कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड? देखो, खाना जब अंदर जाके दो ही काम करता है, या पचता है या सड़ता है। जब वो खाना अंदर जाके सड़ेगा तो पूरी तरह से पाचन नहीं होगा। अंदर जाके दो ही काम होना है, पचना या सड़ना। पचेगा तो अच्छा सा रस बनेगा, हार्ट में जाएगा, वो आगे शरीर को ताकत देगा, फिर आपको अगले टाइम पे समय पे भूख लग जाएगी। और जब खाना पूरी तरह से पचेगा नहीं तो वहाँ पे जब खाना अधपचा रहेगा तो उसको आयुर्वेद में आम बोलते हैं जी, आम। वो आम जो समय के साथ आपकी अग्नि को भी कमजोर कर देगा और वो आपकी अग्नि को भी कमजोर कर देगा। उसके साथ साथ वो फिर धीरे धीरे सभी धातुओं में पूरे शरीर में फैल जाएगा और वही आम ही आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का रूप है जी। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों बन रहा है? हो सकता है कि एक व्यक्ति जो दूध पी नहीं रहा है फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो दूध और घी तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाते। कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ेगा? जब अग्नि मंद होगी और खाने का पाचन नहीं होगा, तब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा जी। और किससे बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल?
भैंस का दूध है, भैंस का घी है, वो जब खाएँगे जब आपकी भूख अच्छी नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा जी। गाय का दूध और गाय के घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। जिस व्यक्ति की भूख अच्छी है, पाचन अच्छा है, तो वो गाय का दूध और घी ले सकता है। भैंस वाले से बढ़ेगा जी। और कोलेस्ट्रॉल किसका बढ़ेगा? जिसकी भूख अच्छी नहीं है, पाचन अच्छा नहीं है जी। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देना है तो पाचन अच्छा करना पड़ेगा। अगर पाचन अच्छा है तो हम गाय का दूध और घी ले सकते हैं, तो उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अगर पाचन ही अच्छा नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से पैदा हुआ है? पाचन अच्छा ना होने से, जठराग्नि पाचन शक्ति अच्छी ना होने से जी। आचार्य जी, एक मेरा प्रश्न भी है। हाँ जी। आचार्य जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने बताया कि फ्रूट के साथ, भोजन के साथ फ्रूट नहीं खाना और सलाद भी नहीं खाना। दिन ये भी कहा जाता है कि दिन में 2 या 3 बार ही भोजन लेना चाहिए, सुबह या शाम या सुबह दोपहर रात। ठीक है जी। 3 समय तो हमने दाल रोटी सब्जी जो भी खानी है वो खा ली, तो फ्रूट किस समय खाएंगे? मेनली आयुर्वेद। हाँ, अच्छा सवाल है जी। अच्छा सवाल है जी। अब सुनो, आयुर्वेद ऐसा बोलता है जी, जिस समय अग्निहोत्र हम हवन है जो दिन में 2 बार करते हैं, अग्निहोत्र सुबह और शाम को, तो भोजन भी 2 बार ही करें। खासकर वो लोग जिनका ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, सुबह और शाम को 2 बार भोजन करें, सूरज निकलने के 2.5 घंटे तक, सूरज छिपने से पहले तक जी। तो ये टाइम है भोजन करने के, यहाँ करेंगे पचेगा। बीच में एक टाइम पे आप भोजन अवॉइड करके वहाँ पे अकेला फ्रूट खा सकते हैं, एक दिन अकेला सलाद खा सकते हैं, तो इस तरह से उसको शामिल कर सकते हैं जी। ठीक है आचार्य जी, थोड़ा सा प्रश्न है। जैसे मैं सुबह का भोजन 9 बजे करता हूँ, उसके बाद फिर सीधा मैं शाम का भोजन 4:30 बजे करता हूँ, तो बीच में फ्रूट किस समय लेना चाहिए? जिस समय आपको भूख महसूस हो, क्योंकि खाना कब है? जब भूख होगी तो खाया हुआ पचेगा, पचेगा तो शरीर में लगेगा, नहीं पचेगा तो सड़ेगा, आम बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, ये सब बड़ा मिलेगा जी। तो ऐसा नहीं है कि खाने का टारगेट ही रखना है, भूख के अनुसार। अगर दोपहर को जब भी आपको बीच में भूख लग रही है तो उसी समय खा लो जी। ठीक है आचार्य जी, अब आदत नहीं रही ना, जैसे 4 बजे ही खाते हैं, 4:30 बजे ही, तो बीच में भूख लगती नहीं है। सुबह ही खाने के बाद शाम में 4 बजे ही भूख लगती है खाने के समय में, तो ऐसे में हमें क्या शुरुआत करनी चाहिए? ऐसे में ऐसा है जी, जो 4:30 बजे खा रहे हो उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हो, 5 बजे तक, 5:30 बजे तक, क्योंकि ये टाइम है खाने का। 4:30 थोड़ा जल्दी है, तो इसको आप 5:30, 5, 5:30 तक ले जा सकते हो। और फिर भूख आपको बीच में भूख लग रही है तो खा, बिना भूख के खाओगे तो वो पचेगा ही नहीं, जो उस चीज़ का वो है ही नहीं, पाचन होगा ही नहीं। और सुबह वाले खाने को 1 घंटा पहले कर सकते हो, शाम वाले को 1 घंटा थोड़ा डिले कर दो, या 6 बजे तक भी शाम का खाना चलेगा। तो फिर आपको बीच में भी अग्नि का बल अच्छा हो सकता है। ठीक है। और आचार्य जी, खाने में हम दाल सब्जी के साथ में शक्कर वगैरह खा सकते हैं, जो गुड़ की शक्कर होती है? ऐसा है जी, जिस टाइम पे एक टाइम पे जैसे कई बार भारी भोजन का क्या होता है कि भाई हलवा है, एक दिन फिर आप हलवा ही खा लो एक समय के भोजन में। आपने किसी दिन घर में गाजर पाक बनाया है तो गाजर पाक ही खा लो जी। और आपने कोई मधुर रस या कोई भारी भोजन बनाया है तो वो अकेला ही ले लो। अब आपकी ये है शक्कर और रोटी और शक्कर है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कितना ले रहे हो जी आप, जी। कितना जी। ले रहे हो उसमें। अगर ऐसा है आचार्य जी, थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं तो मधुर रस भोजन के आराम में ले सकते हैं जी, ले सकते हैं जी। बस उसके साथ भी शर्त यही है कि उसके साथ खाने में फिर सलाद ना हो, खाने में लस्सी ना हो। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप रोटी और शक्कर खा के ऊपर से लस्सी पिएँगे तो पाचन बिगड़ जाएगा, क्योंकि लस्सी और घी का मेल नहीं है जी। फिर जो अंदर खाने से शुद्ध चिकनाई मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी जी। ठीक है आचार्य जी। और आचार्य जी, आटा कौन सा होना चाहिए, जैसे गेहूं और या बाजरा वगैरह, क्या बेस्ट है लेने के लिए? आटा ऋतु के अनुसार इस्तेमाल करो जी। जैसे अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में मक्की का सबसे बेस्ट है, बाजरे का बेस्ट है जी। और फिर तीसरे नंबर पे आप गेहूँ का भी ले सकते हैं। तो मक्की और बाजरा ले रहे हैं तो इन दिनों में भूख अच्छी होती है, भारी चीज़ें खाने के लिए बोला गया है।
तो फिर उसके साथ अच्छे से घी खा सकते हैं जी, हम बाजरा और मक्का ले रहे हैं तो इस ऋतु में ये आटा बेस्ट है ऋतु के अनुसार जी। और गर्मियों के टाइम में आपके पास, गर्मियों के टाइम में जौ हैं, गेहूँ हैं, ज्वार है, तो ये सब ऋतु के अनुसार जो भी आटा है वो बेस्ट है जी। और आचार्य जी, ड्राई फ्रूट कब लेना चाहिए? खाने के साथ ले सकते हैं या सुबह की या दोपहर की, शाम की? बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए जी। ड्राई फ्रूट नाम क्या है जी, ड्राई फ्रूट। बहुत लोग क्या करते हैं, रात को भिगो दिया सुबह खाते हैं जी, पूरी तरह से गलत है जी। जो ड्राई फ्रूट है उसको लेने का विधान ये है, जैसे आजकल के टाइम में आप सुबह 8 बजे भोजन कर रहे हैं, शाम को आप 6 बजे भोजन कर रहे हैं, बीच में आपको भूख लग रही है, तो ताज़ा गाजर का हलवा बनाओ, इस समय गाजर भरपूर है, हलवा बनाओ और उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट डालो जी। जो ड्राई फ्रूट का कॉम्बिनेशन है वो चिकनाई के साथ है, या तो आप खीर में डालो ड्राई फ्रूट को या आप हलवे में डालो। इस तरह के आइटम के साथ जब आप ड्राई फ्रूट खाओगे तो वो बेटर है जी। नहीं तो लोगों को देखते हैं जी, कितना ड्राई फ्रूट खाते हैं, इतना ड्राई फ्रूट खाते हैं कि उनके भी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। एक तो हमारे यहाँ पंचकुला में एक अग्रवाल जी थे, वो बोलते हैं कि मैं और मेरी वाइफ 1 साल में 1 बोरी बादाम की इस्तेमाल कर लेते हैं जी। फिर उनको तो कोई रोग नहीं होना चाहिए जब इतना ड्राई फ्रूट खा रही हैं। वही है कि खाने का तरीका सही नहीं है जी। अब खाने के साथ जैसे ये भाई साहब पीछे बोल रहे थे कि लस्सी नहीं पीना मुझे अटपटा लगा। एक और गलती क्या करते हैं जी, पहले तो घी और लस्सी का कॉम्बिनेशन नहीं है। घी अनिवार्य है खाने में, लस्सी आप जब खाना पच चुका हो तब ले सकते हैं जी। लस्सी की मनाही नहीं है, लस्सी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन घी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है। और दूसरा क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे खासकर हरियाणा पंजाब में कि खाना खाएंगे कितना, 3 रोटी 4 रोटी, और लस्सी पिएंगे जी आधा लीटर। अब आधा लीटर लस्सी, क्या 4 रोटी के आधा लीटर जो पानी है, क्या वो 4 रोटी के लिए जितना आटा गूँथना है उसमें उपयोग हो सकता है जी? 4 रोटी का आपने आटा गूँथना है, क्या उसमें आधा लीटर पानी लग सकता है? नहीं लगेगा जी। हाँ, तो जो पेट है, शरीर है, ये भी एक मशीनरी की तरह है जी। इसका जो नियम है खाने का, वो ये है कि 50% ठोस ले, 25% लिक्विड ले और 25% जगह खाली छोड़ दो। और इसमें क्या है, अगर आपकी दाल सब्जी तरी वाली है, तो फिर आपको अलग से लिक्विड लेने की भी ज़रूरत नहीं है जी। तो ये है जी लस्सी पीने वालों के लिए कि खाना कम लेते हैं, लस्सी ज़्यादा लेते हैं जी। तो आचार्य जी, ड्राई फ्रूट डेली नहीं ले सकते और डायरेक्ट तो ले भी नहीं सकते, मतलब किसी ना किसी मीठे के साथ ही लेना है? ड्राई फ्रूट हाँ, अकेला नहीं लेना चाहिए जी, उसको खीर में या हलवे में इस तरह से लेना चाहिए जी। और वैसे भी अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे यहाँ पे 6 ऋतुएँ हैं, 6 ऋतुओं में जो अभी फरवरी मिड से और अप्रैल मिड के बीच में वसंत ऋतु आएगी, तो ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं खाना जी उस ऋतु के हिसाब से। और फिर आगे वर्षा ऋतु में ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं खाना है जी। तो इन 4 महीनों में तो बिल्कुल नहीं खाना है। अपने यहाँ क्या है जी, 12 महीने जो चीज़ खाने लग जाते हैं वो खाते ही हैं जी। फिर आगे जब हम ऋतुचर्या अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि किस ऋतु में किस तरह का भारी भोजन, चिकना भोजन कितनी मात्रा में कब-कब करना चाहिए जी। गुरुजी, ये ड्राई फ्रूट का कहीं शास्त्र में भी वर्णन है कि ये दूध का या छाछ का? जी, इसमें है 7वें और 8वें अध्याय में है जी, वर्णन है, इसको पढ़ा देंगे। हाँ जी। पानी 1 डेढ़ घंटे के बाद पीना चाहिए, तो कभी कभी बीच में भूल जाते हैं। जैसे खाना के साथ अभी रात में शाम में खाना खाए तो दूध साथ में तुरंत ले सकते हैं? खाने के साथ दूध नहीं लेना है जी। खाने के साथ 1 घंटे 2 घंटे दूध 2 घंटे तक नहीं लेना है जी। और पानी कम से कम घंटे तक ना ले, जब प्यास लगे तब पानी ले लो। वो प्यास चाहे आपको 40 मिनट पे लग रही हो या 50 मिनट पे या घंटे पे, तो इस समय पे कोई, क्योंकि कई बार पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं तो उनको जल्दी भी लग जाती है प्यास, फिर ज़बरदस्ती भी नहीं रोकना चाहिए। मतलब खाने के बाद पानी इतनी देर पे पियो जब खाना पच चुका हो जी। और दूध तो 2 घंटे बाद जी, क्योंकि खाने में ऐसे ही नहीं लगता, रात रात भर नहीं पीते हैं तो? वो भी गलत है जी। खाने के बाद प्यास नहीं लग रहा है तो कहीं न कहीं अपना सिस्टम ठीक नहीं है जी। खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद तो बढ़िया प्यास लगनी चाहिए जी। सुबह भी नहीं लगता, कभी दिन सुबह दिन में खाते हैं तो नहीं लगता। ड्राई फ्रूट्स बोले थे आपने, ड्राई फ्रूट्स भी ठंडी में खा सकते हैं कि नहीं? ड्राई फ्रूट आप जब भी खाओ तो आप हलवे में या खीर में डाल के खा सकते हैं जी। अगर आपने
भूख अच्छी है, पाचन अच्छा है, हलवा और खीर आप बना रहे हैं तो उसमें ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। अकेला ड्राई फ्रूट खाने के लिए नहीं बोला है जी। आचार्य जी, आपने बोला था घुटनों में दर्द या कमर में दर्द, तो जैसे प्रकृति के अनुसार आपने बताया बातचीत कर, तो जैसे मेरी प्रकृति का प्रकृति है और मैंने काफी समय ठंडी और खट्टी चीजें नहीं खाई और घी चिकनाहट वाली चीजें नहीं खाई, क्योंकि ऐसा करने से मुझे खांसी हो जाती है या कफ बन जाता है। शायद इसी वजह से मेरी दर्द हुआ है, ऐसा कुछ हुआ होगा क्या? जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जी, रेगुलर क्लास लगाएंगे तो उसमें क्या है, हमें पता चलता चला जाएगा कि हमारे कहाँ कहाँ पे किस किस सिस्टम पे गड़बड़ी है जी। मान लो अभी आपकी समस्या को अगर मैं समझने लगूं तो मैं आपको पूरा डिटेल में ये पूछूंगा, आपकी उम्र कितनी है, आपका वजन कितना है, आप कब कब खाते हैं, शाम को कब खाते हैं, सुबह कब खाते हैं, पूरी डिटेल में हिस्ट्री चाहिए और उसके लिए मुझे कम से कम 20 मिनट लगेंगे। तो हम अपने शरीर को जैसे जैसे आगे पढ़ते चले जाएंगे तो खुद ब खुद ये पता चलता जाएगा कि हम कहाँ गड़बड़ियाँ कर रहे हैं और क्या क्या ठीक करने की ज़रूरत है जी। जी धन्यवाद। मुनक्का, आचार्य जी मुनक्का तो खा सकते हैं ना भिगो के? मुनक्का भी भिगो के खाने के लिए नहीं है जी। इसके बारे में पढ़ा देंगे आप लोगों को, ड्राई फ्रूट कैसे खाने चाहिए जी। मुनक्का में तो बीज होता है, बीज तो नहीं खाना होता है? नहीं खाना होता जी। हाँ, तो राजीव भाई को सुने थे तो बोले रात में भिगो के सुबह खाना चाहिए, मुनक्का कब्ज में अच्छा काम करेगा। आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे, आपके पास अष्टांग हृदय है जी? राजीव जी का है बुक जो लिखे थे वो ना। जैसे कोई व्यक्ति बोल देता है जी खाने से पहले फ्रूट खाओ, कोई बोल देता है सलाद खाओ। अब हम बोल रहे हैं भाई खाने के 2 घंटे तक तो ये सब बिल्कुल नहीं खाना है जब तक खाना ना पचे। अब सही क्या है जिसमें सही तो वही है जो शास्त्र में है। आप धीरे धीरे शास्त्र आप मंगवाओ, शास्त्र आपके पास होगा तो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। नहीं दिन भर व्हाट्सएप पे इतना ज्ञान चलता है, वो तो कन्फ्यूजन करने वाला ही है जी। नहीं, अष्टांग राजीव भाई का बुक है वो हम पढ़े थे उसमें। तो आप इस क्लास अष्टांग हृदय को पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा जी क्या सही है और क्या गलत है, किसमें क्या क्या चेंज करना है जी। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आचार्य जी आपने, शास्त्र के हिसाब से ही चलने में लाभ है। व्यक्ति तो जितने होते हैं उतनी बातें हो जाती हैं, इससे भ्रम ही फैलता है। आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं आचार्य जी, अष्टांग विद्यम के हिसाब से ही सबको फॉलो करने के लिए कहें और आप रेगुलर लें क्लास, हम करते हैं। जी ऐसा है जी, जब हम आगे गुणों को पढ़ेंगे ना, वात के गुण हैं, पित्त के गुण है। अब कोई बोल देता है कि आपके शरीर में कफ बढ़ा है, अभी ये बहन जी ने बोला था कि मेरे शरीर में कफ बढ़ा है। अब कैसे मानने कफ बढ़ा है जी? केवल सर्दी खांसी जुकाम होना ही कफ बढ़ा होना नहीं होता है जी। कफ के गुण हैं, गुरु है, स्थूल है, पिछिल है, सांदर है। क्या बढ़ा है अंदर, कौन सा गुण बढ़ा है, उसी का तो ट्रीटमेंट करेंगे। तो आगे जब हम गुणों को पढ़ेंगे, वात के गुण क्या है, पित्त के क्या है, कफ के क्या गुण हैं, तो उसके आधार पे हमें ये पता चल जाएगा कि मेरा शरीर किस प्रकृति का है, कौन से दोष बढ़े हैं और मुझे क्या खाना चाहिए जी। आचार्य जी ये कंप्लीट ग्रंथ अष्टांग विद्यम कितने समय में हो जाएगा अगर हम ऑनलाइन आपसे क्लास लेते हैं? 1 साल लगेगी जी। ठीक है आचार्य जी, ठीक। 3 महीने में आपको पूरा सही गलत का डिफरेंस हो जाएगा। 3 महीने में आपने क्लास लगा ली है तो बाहर आप किसी से कोई चिकित्सा नहीं लोगे, 3 महीने में ऐसे बन जाओगे। और 6 महीने में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, लेकिन डीपली पूरा सामने रोगी बैठा है, उसका शरीर देख के हम ये बता सकते हैं क्या खाता है, क्या पीता है, किस तरह से इसका शरीर ऐसा हुआ है, क्या क्या बीमारियां हैं जी। बहुत अच्छा आचार्य जी, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे जी। गुरदर्शन जी अब आप अपने विचार रखें और फिर समापन। गुरु जी किसी का हैंड रेस्ट है? हाँ हैंड रेज है तो सब करते हैं जी। हेलो जी, ये कौन सा टाइम है जी जो लस्सी नहीं पीनी अष्टांग हृदय में? लस्सी नहीं पीनी, लस्सी खाने के साथ नहीं लेनी है, लस्सी रात को नहीं लेनी है। बाकी आप जब पेट खाली हो तो हरदी लस्सी पी सकते हैं जी। ये जी जो आपने कहा ना खाने के साथ नहीं लेनी ना, तो
ये कौन टाइम है जी? ऐसा है जी, आप खाने में सूखा खाना पसंद करेंगे या चिकनाई वाला खाना पसंद करेंगे? नहीं, चिकनाई वाला सही। चिकनाई वाला खाना पसंद करेंगे। अब सूखा खाना पसंद करेंगे तो उसके साथ लस्सी चल सकती है। चिकनाई वाला पसंद करेंगे तो लस्सी और दूध का मेल नहीं है जी। लस्सी और घी का कैसे मेल नहीं है? जब हम गुणों को पढ़ेंगे, गुणों को जी, वात पित्त कफ के गुण है, जब गुणों को पढ़ेंगे तो ये आपका सवाल क्लियर होगा जी। और ऐसा कहीं ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा है कि खाने के साथ लस्सी नहीं लेनी है। हाँ, एक सूत्र है जो ये बता रहा है, अभी पढ़ा सकते हैं या कल की शुरुआत उसी से कर लेंगे कि भाई खाने के साथ पानी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि खाने में चिकनाई है, तो चिकनाई और पानी का मेल नहीं है। वो क्या करेगा? वो आपके खाने आमाशय को ही स्लो कर देगा जी, क्योंकि पानी घी को पचने नहीं देगा, ठंडा पानी। तो जब पानी और घी का मेल नहीं है तो उसी तरह से लस्सी और घी का भी मेल नहीं है जी। आचार्य जी, आजकल सर्दी में पंजीरी डाली होती है, तो एक समय तो भोजन करेंगे तो एक समय खाली पंजीरी ही लें, इसके साथ और रोटी ना खाएं ना, ऐसा ही ठीक रहेगा आपके हिसाब से? इसको थोड़े दिनों के बाद क्लियर होगा जी ये सवाल, जब हम ऋतुचर्या अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है सर। घी तो सब्जी के साथ, दाल के साथ ले सकते हैं। हाँ, दाल सब्जी में घी डालना जरूरी है जी। जिनको अच्छी भूख लगती है, जिनको भूख अच्छी नहीं लगती है, पहले भूख अच्छी करनी है फिर घी खाना है जी। हाँ जी, बाकी किसी साथी का सवाल है तो जल्दी करें जी आप सवाल। हाँ जी, आदित्य जी, आपका हैंड रेज है प्रश्न। जी, फल खाने का सही समय कौन सा हो? शास्त्र ऐसा बोलता है जी, सुबह के टाइम में सबसे बढ़िया भोजन ले, यानी जो भी भारी चीज़ें खानी है तो सुबह खाओ जी। शाम को हल्की खानी है तो सुबह भारी चीज़ें ही खानी है, तो सुबह के टाइम में भोजन है जी। और शाम को हल्का भोजन है, तो दोपहर का टाइम सबसे बेस्ट है जी, क्योंकि उस समय सुबह का खाया हुआ भी पच चुका है और शाम को भी हमने लेट खाना है, तो उस समय पे खाएं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है जी। जब आपका पेट खाली हो, भूख अच्छी हो, अगला खाना आपने खाना नहीं है, तब फ्रूट खाएं तो बेटर है जी। जी, इनका प्रश्न था कि भोजन कब करना चाहिए साथ, तो ये जो है आपको पढ़ने को मिलेगा, ये आपको पढ़ने को मिलेगा अष्टांग नियम के जो अध्याय है, 8वां अध्याय, तो उसमें पढ़ने को मिलेगा आपको शास्त्रीय भोजन का नियम। तो वहां पे आपको मिल जाएगा, है ना, पूरा एक अध्याय है, मात्रा स्थिति अध्याय की पूरी मात्रा बताएगी, कौन से भोजन हमें कितनी खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, उसकी पूरी एक अध्याय है, एक पूरे सिलेबस है, उसका नाम है मात्रा स्थिति अध्याय, अष्टांग नियम अध्याय 8 जी। और तो भाई साहब ने प्रश्न पूछा था कि कहाँ पे लिखा है साहब साहब कि हमें लस्सी के साथ दूध, लस्सी के साथ हमें जो है घी, मैंने रोटी के साथ हमें घी नहीं लेनी चाहिए जी। तो देखिए जी, सबसे पहले तो मैंने खुद को है कि मैंने लगातार 2 साल रोटी से लस्सी लिया, मेरे को बहुत नुकसान हुआ। जब पता चला तो हमें पता चला, जब हमने शास्त्र पढ़ा बैठ से, तो पता चला कि हमने वहां पे गलती किया। तो अगर इसका रेफरेंस देखना चाहें तो एक अध्याय है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 5 द्रव्य विज्ञानी अध्याय में, यहाँ पे दूध और लस्सी के बारे में वर्णन है, जो घी के बारे में वर्णन है। कल पढ़ा देंगे गुरदर्शन जी उसको, गुरदर्शन जी कल पढ़ा देंगे उसको, कल ले लेंगे कल के टॉपिक। हाँ, तो आप और किसी हैंड रेज है, आप हैंड डाउन कर लीजिए अगर कोई आप प्रश्न नहीं है तो। वैसे समय हो चुका है, प्रतिदिन शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक यह क्लास होना है। तो ये जो है 1 जनवरी से आरंभ था, तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 1 या 2 जनवरी को क्लास नहीं लगा पाए, ये जो है 10 जनवरी तक जो है डेमो क्लास है, आप 10 दिन तक जो है डेमो क्लास जरूर लीजिए। और वैसे बैच का जो क्लास है वो मतलब क्या है कि सुबह का भी बैच चल रहा है, एक शाम का भी बैच चलिए, नया बैच है, तो ऐसा नहीं है कि हर महीने बैच का क्लास आरंभ होता है। 6 महीनों में 7 महीनों में जो है क्लास आरंभ होता है, तो इसको स्किप नहीं करना है, ये पर छोड़ रही है तो फिर क्या है कि 6 महीने के लिए, साल भर के लिए आप जो है छूट गया आपका क्लास। तो क्या है कि आपको शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे
घंटे की क्लास लगानी है। लिंक यही रहेगा जहां से आपने जुड़ा है, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, जो भी ग्रुप से आप जुड़े हैं वही लिंक रहने वाला है। यदि आपको अष्टांग हृदय डेमो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए या उसमें जुड़ना है, जिसमें 10 दिन का जो अभी पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक मिलने वाला है, पूरा स्टडी मटेरियल और जो लिंक मिलने वाला है, राइटर्स मान लीजिए और ये लिंक सामना किया, तो ये सारे जो है मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लिंक मैं भेज देता हूँ या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करिए, है ना, मेरे नंबर पे मतलब मैंने शेयर कर दिया था कई बार, तो उसके पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है जी। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा कि आप जो है आपको जो है लिंक वगैरह और टॉपिक वगैरह मिलता रहेगा। और आपको अष्टांग हृदय बुक मंगाने हैं, बहुत सारे मतलब कि साथी हमने हमारे पास अष्टांग हृदय कोई मतलब किसी का नहीं रहता, आपको ये जो मूल ग्रंथ है जो 1200 पेज का है, ऐसा नहीं 50 पेज का 100 पेज का कोई अष्टांग कर दिया लोग चिकित्सा, ये सब नहीं करना। आपको मूल संहिता जो भागवत ऋषि का जो है मूल संहिता है, ये अष्टांग है, इस ग्रंथ को जो है आपको अध्ययन करवाया जा रहा है, तो ये ग्रंथ आपको लेना है। ऑनलाइन अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है 775 में, या फिर क्या है कि बच्चे को व्हाट्सएप कर दीजिए अपने एड्रेस, है ना, वो आपको भी मिल जाएगा। मूल संहिता का अध्ययन करने से क्या प्रमाण है, जैसे क्या है कि आपकी प्रमाण अभी तो 2 दिन मात्र क्लास में कितना क्या सभी प्रश्न देंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। धीरे धीरे जैसे 3 से 6 महीने आपको 3 महीने में बताया है कि सही क्या है गलत क्या है, इसका आप निर्णय कर जाएंगे शास्त्र के आधार पे। किसी व्यक्ति के घर में कि फलना कर दिया और उसने कर दिया वो कर दिया, वो अच्छा जैसे करें ये अच्छा जैसे करें, ऐसे कुछ नहीं, आपको शास्त्र कहेगा, हर चीज बताएगा, हर चीज यही बताने वाला है। सारे सूत्र इसमें समावेश है, इसमें 7120 सूत्र हैं, वो मतलब साधारण सूत्र नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है सारे ग्रंथों के हवाले से चरक संहिता, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश घट्टू तक जो है पढ़ाते हैं, वो सभी जो आपको पढ़ने को मिलेगा। 3 महीने में आपको सही और गलत करने हो जाएगा कि कौन आपको सही बता रहा है, कौन आपको गलत बता रहा है, क्योंकि गलत बताने वाले हजारों की संख्या में गलत बताने वाले हैं, क्योंकि शास्त्रों को उन्होंने देखा है। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सभी लोग मैंने और आप सभी लोग जो है अष्टांग हृदय क्लास में जुड़ रहे हैं और वैसे से जो है अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं। अब किसी का कोई क्लास से रिलेटेड कोई प्रश्न है, टॉपिक है, क्लास से रिलेटेड प्रश्न है तो कर लीजिए, फिर हम आज की क्लास समाप्त। हैंड रेज है विकी जी का और इनका। दूसरी हमारे एक साथी का सवाल था कि मतलब भोजन के साथ मीठे को लेकर के, तो एक बार उस पर थोड़ा सा प्रकाश ये डाल दीजिए कि भोजन के पहले हम मधुर रस ले सकते हैं ना, सेवन कर सकते हैं क्या, ऐसे करके? भोजन के प्रारंभ में मधुर रस, क्योंकि स्वाद में लवण तिक्त कटु कसाय का ऐसा होता है, तो मधुर रस पहले लेना चाहिए। अभी हमने कहा था क्लास से रिलेटेड प्रश्न, तो क्लास वाला बात करें, अभी जो टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न देने से कोई फायदा नहीं है, है ना, क्योंकि क्लास समाप्त हो गया। कोई क्लास से रिलेटेड पूछना है तो पूछिए, कोई प्रश्न। ठीक है जी, तो आप लोग कुछ कहना चाहते हैं क्लास के बारे में, तो सर तो आप कह सकते हैं, है ना। तो शाम को 7 बजे क्लास का वक्त रहेगा प्रतिदिन, और साप्ताहिक एक दिन छुट्टी भी रहेगा, क्लास में रहेगा, वो फ्राइडे या फिर संडे को रहेगा, क्योंकि पिछले बैच का तो फ्राइडे को रहता है, और वो केवल उस दिन स्टूडेंट के वार्तालाप के लिए होता है, डिस्कशन के लिए होता है, वैसे नहीं होते। तो आप लोग जो है क्लास के बारे में कुछ कहना चाहते हैं बताइए। आप सभी लोगों को क्लास कैसी लग रही है जी, इसके ऊपर अपने कोई 1-2 लाइन का अनुभव हो तो आप बोल सकते हैं। आचार्य जी, मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई है इस क्लास से। मैंने कई बार अपने घर पे चर्चा की है कि यूट्यूब पे और फेसबुक पे हम देखते हैं कि आयुर्वेद के बारे में सभी अलग अलग नियम बताते हैं। बहुत कंफ्यूजन थी, बहुत परेशानी थी कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, कोई स्पष्ट मार्गदर्शन दिखाई नहीं देता था। अब आपकी क्लास देख के जब शास्त्र अनुकूल दिखाई दे रहा है कि सब कुछ प्रमाणित होकर ही हमें ज्ञान मिलेगा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है और दिखाई दे रहा है कि हम इसमें आयुर्वेद में आगे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत आभार आचार्य जी, आपने ऐसी क्लास शुरू की है, वो भी ऑनलाइन, हमें घर बैठे।
सुविधा मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर के साथ से पढ़ाए हैं और पिछले 3-4 साल से पढ़ाने का ऑनलाइन काम शुरू है। और कोई अगर सीखना पढ़ के सीखना भी चाहता है बिल्कुल प्रैक्टिकल, तो बैठी के सानिध्य में सीख सकता है। इनसे बहुत सारे स्टूडेंट पंचकुला में सीखे हैं और अपना जो है क्लिनिक भी चला रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि ये क्लास केवल डॉक्टरों के लिए है, आर्मी के लिए भी आप देते और डॉक्टरों के लिए भी है, चिकित्सक जो बनना चाहते हैं। ठीक है जी, सही उसका लिंक मिलने वाला है। इसी ये लिंक चालू हो जाए, जो हटना चाहे हट जाए, वो बाकी इसमें जुड़ा रहे। मैं लिंक में भेज देता हूँ। रवि जी वो दूसरा ही रख लेंगे, उसमें क्या है वो फिर करके फिर हम इसी लिंक से दोबारा जुड़ जाते हैं अपने जो पुराने स्टूडेंट है। ठीक है जी, एक मिनट लिंक भेज देता है,